हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया पेपर है। ये पेपर जो हुआ था पेपर फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 2014-15 का। यहाँ पे मैंने जो है 30 के समथिंग क्वेश्चन लिए हैं। और यहाँ पे चाहे आप स्टेट का पीसीएस देते हैं या आप कोई भी आप अन्य स्टेट का पीसीएस देते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका अभी जो है प्रवक्ता भर्ती का पेपर है, उसके बाद आर ओ एफ आर ओ, उसके बाद यूके पी जो है यूके पीएससी का यहाँ पे जो है लोअर पीसीएस का पेपर है, तो उनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने केवल जो ये क्वेश्चन लिए हैं, ये 30 क्वेश्चंस में लेके 30 के समथिंग मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 30 या 50 के समथिंग क्वेश्चन है। तो अगर आपका आगे रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं अन्य भी इनके क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा मेरे यहाँ पे दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन स्कोप, वहाँ पे मैं जो है उत्तराखंड की एमसीक्यू और उसका दूसरा यहाँ पे जो है हिंदी लैंग्वेज के और सुबह जो है करंट अफेयर्स अपलोड कर देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो सॉल्यूशन के साथ हम इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा कि संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74वां। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा एक नया नौ क भाग 9 क जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी 243 जेड जी समाविष्ट किए गए हैं और इसके लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और वह संविधान संशोधन वर्ष 1993 में प्रवृत्त हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह है 74वां संविधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद द्वारा विधि बनाकर। तो यहाँ पे जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 138 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषदीय का कार्यकाल लोकसभा में के विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा में विश्वास खो देने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। यहाँ पे केवल अनुच्छेद को भी पूछ सकता है, केवल यहाँ पे काफी बार एग्जाम में अनुच्छेद ही पूछा जाता है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 यहाँ पे हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में जो है कार्य करता है। सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा परिसर में आगंतुकों एवं संवाददाताओं के प्रवेश तथा ठहराव आदि की व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है और परिसर में अनुशासन व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भी वह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं करता है। मुख्यमंत्री, सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग और महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मुख्यमंत्री तथा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि प्रश्न में एक विकल्प में महान्यायवादी लिखा गया है जिसके लिए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल लिखा गया है, अतः विकल्प सी यहाँ पे सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? क्या कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन और 11 प्रांतों में से 4 चीफ कमिश्नरों के अधीन और 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासत से लिए जाने थे। प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान में भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सम्मिलित है? यह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संविधान, भारतीय संसद अनुच्छेद 79 में, भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति क्या है? अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में लोकसभा और अनुच्छेद 81 में जो है राज्यसभा और अनुच्छेद 80 को यहाँ पे सम्मिलित क्या कह रहा है? सबसे पहले देखेंगे भारतीय संसद, ध्यान से क्या है? भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद अनुच्छेद 79, इसमें भारतीय अनुच्छेद 79 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में यहाँ पे जो है सम्मिलित किया जाता है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? संघ की जो कार्यपालिका है वो किस उसकी जो कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राज्यसभा, राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा एवं अस्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है ये क्या रहती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत की अध्यक्षता करता है। और किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, किंतु धन विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। 1905 में संयुक्त बैठक को निम्न विधेयकों के लिए 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? दहेज प्रतिबंधित विधेयक 1961। कब? दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961,
बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है? डी बनेगा कि जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें पहले हो। तो यहां तक जो है भारत का जो चुनाव आयुक्त है वो अभी कार्यकाल करता है। और अभी आपको बताना है कि वर्तमान में जो है चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, और ये जो है नियुक्त किए गए हैं परसों। और आपको बताना है, कमेंट में बताना है। अगर आप जो है, मैं डेली यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ, और वहां पे मैंने आज की वीडियो में भी और कल की वीडियो में भी ये जो क्वेश्चन है ये अपलोड कर रखा है कि जो भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त किए गए हैं वो कौन है। तो वो आपको जो है यहाँ पे कमेंट में बताना है। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं और वीडियो देखते हैं तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। क्या बोला है कि जो संविधान का अनुच्छेद 324 है इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकता है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग है वर्तमान में कौन है और किसकी जगह में उन्होंने, अब किसकी जगह में वो रिप्लेस हुए हैं, ये भी आपको कमेंट देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी तक यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और केवल आपसे जो है एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जो है आपको यहाँ पे करना है अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनहित याचिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका PIEL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये की जा सकती है उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। क्या कह रहा है? जनहित याचिका PIEL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? ये की जा सकती है उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है यहाँ पे जो भी आर्टिकल है तो 395 हमारे आर्टिकल हैं और उन सबको मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जो है देख सकते हैं। और जो है मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है तो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लोकहितवाद या जनहित याचिका की अवधारणा मुख्य न्यायाधीश PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर के द्वारा की गई है। क्या? लोकहितवाद या जनहित याचिका की अवधारणा मुख्य न्यायाधीश PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर के द्वारा की गई है। इससे तात्पर्य है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो पीड़ित है और न्यायालय में नहीं जा सकता है तो इस स्थिति में अन्य व्यक्ति या गैर सरकारी संगठनों को यह अधिकार है कि वे पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्याय की मांग कर सकते हैं। और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए न्याय व्यवस्था प्रदान करना है। यह उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में यहाँ पे प्रस्तुत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब आपको बताना है कौन थे भाई। ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ध्यान देना यहाँ पे। अब ये एक यहाँ पे है कि उत्तरांचल की मांग कब की गई थी, कहां से उत्तरांचल अलग हुआ, उसके बाद उत्तरांचल से उत्तराखंड कब कर दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को देश का 27वां राज्य बनाया गया था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी बनाए गए। और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला का संबंध शिरोमणि अकाली दल से था और इससे पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम एक बार जो है उत्तराखंड में
जितने भी राज्यपाल हुए और जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक हुए, उनको एक बार सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रथम राज्यपाल। अभी हमने देखा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 9 नवंबर 2000 से और 7 जनवरी 2003 तक रहे। उसके बाद द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल और 8 जनवरी 2003 से और 28 अक्टूबर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे राज्यपाल, वो कौन थे, बीएल जोशी। 29 अक्टूबर 2007 से और 5 अगस्त 2009 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं चौथे राज्यपाल, वो कौन थे, मार्गेट अल्वा। कौन थे, मार्गेट अल्वा थे। और इनका जो कार्यकाल था 6 अगस्त से 6 अगस्त 2009 से और 14 मई 2012 तक। कब से, 6 अगस्त 2009 से 2009 से और 14 मई 2012 तक। उसके बाद पांचवें राज्यपाल आ जाते हैं और वो कौन थे, डॉक्टर अजीज कुरैशी। कौन थे, डॉक्टर अजीज कुरैशी थे। इनका जो कार्यकाल था 15 मई 2012 से और 8 जनवरी 2015 तक रहा। नेक्स्ट छठवें जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। कौन थे, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे। और इनका जो कार्यकाल था ये था 8 जनवरी 2015 से और 25 अगस्त 2018 तक। उसके बाद आ जाते हैं सातवीं जो राज्यपाल थी वो कौन थी, बेबी रानी मौर्य। और इनका जो कार्यकाल था 26 अगस्त 2018 से और 13 सितंबर 2021 तक। उसके बाद जो है आठवें जो आठवें जो राज्यपाल है वर्तमान में भी हैं जो, वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इनकी जो नियुक्ति की गई थी 15/9/2021 यानी 15 सितंबर 2021 से। और अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं मुख्यमंत्री को। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम थे नित्यानंद स्वामी। इनका जो कार्यकाल था 9 नवंबर 2000 से और 29 अक्टूबर 2001 तक। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी अंतरिम थे, भगत सिंह कोश्यारी। 29 अक्टूबर 2001 से और 2 मार्च 2002 तक। तीसरे जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के थे, प्रथम निर्वाचित थे और 5 वर्ष कार्यकाल वाले एकमात्र मुख्यमंत्री थे। ये जो थे नारायण दत्त तिवारी, 2 मार्च 2000 से और 7 मार्च 2007 तक। उसके बाद चतुर्थ मुख्यमंत्री यानी भाजपा से थे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। और ये जो थे 8 मार्च 2007 से और 27 जून 2009 तक। फिर आ जाते हैं उसके बाद पांचवें मुख्यमंत्री, तो वो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और ये थे 27 जून 2009 से और 11 सितंबर 2011 तक। उसके बाद थे सातवें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, 13 मार्च 2012 से और 1 फरवरी 2014 तक। उसके बाद कौन है, उसके बाद है आठवें मुख्यमंत्री, कौन थे, हरीश रावत, 1 फरवरी 2014 से और 18 मार्च 2017 तक। उसके बाद नवे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 मार्च 2017 से और 9 मार्च 2021 तक। उसके बाद 10वें मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, 10 मार्च 2021 से और 2 जुलाई 2021 तक। उसके बाद 11वें जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, 4 जुलाई 2021। और फिर 12वें मुख्यमंत्री कौन है, वो है फ्रेंड्स अभी पुष्कर सिंह धामी। तो 11 और 12वें मुख्यमंत्री कौन है, वो है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट यहाँ पे अब उसके बारे में देख ले, अन्य देखेंगे। हम्म तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया। ये क्या था, सिरदे सुमन ने। किसने किया था, सिरदे सुमन ने। तो वर्ष 1938 में सिरदे सुमन द्वारा गढ़देश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसके बाद हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया और 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में हिमालय सेवा संघ द्वारा उत्तराखंड के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे डीडी पंत। तो 4 से 5 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड के नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया और आम सहमति से उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इंद्रमणि बड़ोनी को। उत्तराखंड की आम जनता में अपनी सर्व सहज पहचान रखने वाले इंद्रमणि बड़ोनी राज्य आंदोलन के शीर्ष और सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त राजनेता थे। 23 दिसंबर 1924 को टिहरी के तत्कालीन जखोली विकास खंड और वर्तमान में मीलगंगा विकास खंड के अखोड़ी गांव में जन्मे इंद्रमणि बड़ोनी उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, क्या कर ली है,
21 वर्ष की आयु। तो किसी भी भारतीय नागरिक को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? 93%, सॉरी 93 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 93 संविधान संशोधन, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? कहां दिया गया है? 93 संविधान संशोधन अधिनियम में 2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलाता है भाई? उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय व न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो संविधान का अनुच्छेद है 159 और इसके तहत न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी अनुपस्थिति में, क्या न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति, अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उनकी जो अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पदभार ग्रहण करता है और राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और ये जो है इसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा भी सकते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? किसने? महाराष्ट्र ने। तो सर्वप्रथम 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की और सिफारिश की। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था। राजस्थान, बिहार, गुजरात में लोकायुक्त की स्थापना 1973, 1974 और 1986 में की गई थी। ध्यान से देखना, सर्वप्रथम 1986 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त, केंद्र स्तर पर लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिश की थी और सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में, और लोकायुक्त पद का यहाँ पे सृजन हुआ था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किस राज्य में लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में महाराष्ट्र में। उसके बाद कब हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में 1973, उसके बाद बिहार में 1974 में, गुजरात में 1986 में। निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? कौन? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में स्वीडन में गठित की गई थी। भारत में ऑम्बुड्समैन को लोकपाल, लोकायुक्त कहा जाता है और सर्वप्रथम भारत में स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा गया है? नहीं है। कौन नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति है, सादिक अली समिति है, अशोक मेहता समिति है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? चुनाव सुधार व्यवस्था से। सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। अशोक मेहता समिति ने ही बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी। अब हम थोड़ा जो है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले 1880 से और 1884 के मध्य जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था, ये पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में जो है भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति का प्रदान करने की बात की गई है और पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा यहाँ पे नहीं दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु यहाँ पे जो है बहुत सी समितियों का जो है निर्माण किया गया और समय समय पर इनका जो है यहाँ पे निर्माण किया गया। उसके बाद क्या हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति, ये आई थी 1957 में।
और बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी ये आई थी त्रिस्तरीय। इन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्या दिया था? गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर विकास के लिए जो है जिला परिषद यहाँ पे इन्होंने कहा था। उसकी बात क्या है, जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे शुरुआत की थी। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो है अधिनियम कहाँ पारित किया गया? ये किया गया राजस्थान विधानसभा ने। कब किया था? 1959 में किया था। और राजस्थान के नागौर जिले में किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1959 में। उसकी बाद आती है अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति जो है ये थी 1977। और अशोक मेहता समिति जो थी वो थी द्विस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया है। इन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होगी, और ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव इन्होंने दिया। उसके बाद आती है पीवी के राय समिति, और ये आती है 1985 में। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने कहा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। उसके बाद 1986 में क्या होता है? सिंधवी समिति बनी और 1988 में थुंगन समिति। तो 73वें जो संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 क से और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो आप जो है इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और भी अभी काफी चीजें इसमें है, लेकिन जो है यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? यह अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 15(5). क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15(5) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5) धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, शिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित होने वाली प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित विशिष्ट उपबंध जहां तक सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभ का संबंध है के लिए आरक्षण की सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है 46वें संविधान द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? ये किया गया 2010 से। तो संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार यहाँ पे अधिनियम लागू हो गया। और यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे प्रवक्ता का पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो प्रवक्ता का पेपर है यहाँ पे देखेंगे तो आयोग जो है इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे काफी पूछता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे? तो ये थी भूटिया। उत्तराखंड का क्वेश्चन है। तो वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के तिब्बत के साथ जो है व्यापारिक संबंध है। ये सीमा पार तिब्बत तथा निचली घाटियों गंगाड़ दोनों तरफ व्यापार करते थे और वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सीमावर्ती दौरों से आवाजाही पर रोक के कारण इनका जो है सदियों पुराना व्यापार ठप हो गया और आज चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के व्यापार में भोटिया जनजाति अग्रणी है। आपने देखा होगा जैसे भोटिया जनजाति को जो है घुमंतु टाइप के घुमंतु भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अपनी भेड़ बकरे जो भी इनके चरवाहे होते हैं इनको क्या करते रहते हैं? जंगलों में घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा जब जैसे अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा इनके जो है बकरियां
और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहां से बकरियां वगैरह खरीदते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं गांव से, गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, सभी से। उत्तराखंड राज्य के इवन आप ये जो है जोनसार हो गया, और दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, क्योंकि यहाँ अगला, उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी आई? गेहूं है। तो गेहूं उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल है। राज्य के कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर गेहूं बोया जाता है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर जो है गेहूं बोया जाता है। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल आदि राज्य के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, उत्तराखंड में गेहूं पहले स्थान पे है। और अगर हम देखेंगे जो भारत के हिसाब से देखेंगे, तो पहली जो फसल हो जाएगी वो हो जाएगी चावल, और चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। दूसरा, वैसे अगर हम देखेंगे कुल जोत के आधार पे और कुल हेक्टेयर के हिसाब से देखते हैं, तो वो है पंजाब, हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब। और सबसे ज्यादा उत्पादन के हिसाब से देखते हैं, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद दूसरा स्थान आता है, वो प्रथम स्थान तो गेहूं है भारत में भी, प्रथम स्थान क्या है? गेहूं का उत्पादन है भारत में। लेकिन अगर हम देखते हैं विश्व में, तो दूसरे स्थान पे, पहला स्थान किसका? चीन है, और चीन के बाद दूसरा स्थान हमारे देश भारत का आता है गेहूं उत्पादन में। और प्रथम स्थान गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद तीसरे स्थान पे ज्वार। मैं ये बता रहा हूं, भारत में क्रम बता रहा हूं। पहला स्थान किसका है? चावल। दूसरा, और खाद्य फसलों में भी, खाद्य में भी ये है, पहला खाद्य फसल कौन सा है? चावल। दूसरा खाद्य फसल ज्यादा कौन है? गेहूं। फिर तीसरा कौन सा है? ज्वार है, और ज्वार सबसे ज्यादा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? यह है 79.63%। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर 79.63% है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का औसत साक्षरता दर संपूर्ण देश की औसत साक्षरता दर 73% से अधिक है। पुरुष साक्षरता दर जो है 87.40% है, और महिला साक्षरता 70% है। यह भी राष्ट्रीय औसत 80.90% एवं 64.60% से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमच्छादित पर्वत चोटी है? नंदा देवी। तो नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। यह राज्य के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। साथ ही त्रिशूल और कामेट चोटियां भी उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जबकि चंगोरी पर्वत चोटी जम्मू एवं कश्मीर राज्य क्षेत्र में है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है, कामेट ऊंचाई 7,756 मीटर है, और त्रिशूल की ऊंचाई 7,120 मीटर की ऊंचाई पे है। अन्य देखेंगे, अन्य पर्वत चोटियां देखेंगे, तो हमने देखा नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर चमोली का है ये, और चमोली राज्य का सर्वोच्च शिखर है, उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन ये कहां पे है? चमोली जनपद में। उसके बाद आता है कामेट, और कामेट भी जो शिखर है ये भी है चमोली में, और ये है 7,756 मीटर, और ये राज्य का जो है दूसरा सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद आ जाते हैं हम नंदा देवी पूर्वी, एक है नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी जो है सबसे बड़ी है। नंदा देवी पूर्वी भी है, ये भी चमोली में है, और ये राज्य की जो है चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में फैली हुई है। यह है 7,034 मीटर है, और ये जो है तीसरा सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद है माणा, चमोली जनपद में स्थित है, 7,272 मीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम चौखंबा, चमोली में है 7,138 मीटर। उसके बाद आते हैं हम सतोपंथ, तो यह है 7,084 मीटर चमोली जनपद में। बद्रीनाथ चमोली जनपद में है 7,140 मीटर। द्रोणगिरी, दूनागिरी 7,066 मीटर चमोली जनपद में। गंधमादन 6,984 मीटर चमोली जनपद में। केदारनाथ चमोली उत्तरकाशी में है 6,968 मीटर। कालोंका चमोली, ये कालोंका का भी क्या है? शिखर है, चमोली जनपद में 6,000। एक है कालोंका, ये क्या है? पर्वत है, शिखर है, ये है शिखर है, तो ये चमोली जनपद में 6,931 मीटर। और एक है कालोंका डांडा, वो है पौड़ी जनपद में लैंसडाउन में। पंचाचोली 6,904 मीटर पिथौरागढ़ में। नंदाकोट 6,861 मीटर चमोली पिथौरागढ़ में। भागीरथी यानी उत्तरकाशी में 6,856 मीटर। देवस्थान 6,678 मीटर चमोली। श्रीकंठ उत्तरकाशी में है 6,728 मीटर। हाथी पर्वत चमोली में है 6,727 मीटर। यमुनोत्री चमोली में है 6,400 मीटर। उसके बाद गंगोत्री 6,672 मीटर उत्तरकाशी। नीलकंठ ये भी चमोली में है 6,597 मीटर। बंदरपूछ उत्तरकाशी में 6,320 मीटर।
नंदा घोंघटी ये भी चमोली में है 6300 मीटर। और उसके बाद है गुन्नी, गुन्नी चमोली में और पिथौरागढ़ में है 6180 मीटर। जेलंग उत्तरकाशी में है 5871 मीटर। नर पर्वत ये है चमोली जनपद में 5831 मीटर। उसके बाद है नारायण पर्वत चमोली में है 5965 मीटर। और उसके बाद आता है स्वर्ग रोहिणी चमोली उत्तरकाशी में फैला हुआ है 6252 मीटर। तो यहाँ पे जो भी राज्य के यहाँ पे पर्वत चोटियां हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर लिए हैं, सभी हमने देखे हैं। तो आप जो है यहाँ पे इन्हें नोट डाउन करना और इन जो है आप ये वीडियो जो है यहाँ पे आप ऐसे ध्यानपूर्वक भी सुन सकते हैं या ये आप जैसे ये जो क्वेश्चन है इनको आप ऐसे भी सुन सकते हैं, जैसे अपना अन्य काम भी कर सकते हैं और अपनी ये वीडियो ऐसे भी सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में हम अपने आराम से हर चीज को यहाँ पे अन्य जैसे हम अपने नोट्स या तो जैसे हम क्या करते हैं अपने नोट्स भी बनाते रहे, जैसे हमारी जो पेडागोजी है पेडागोजी के हमें जैसे नोट्स चाहिए उनको नोट्स भी बनाओ और ये हम आराम से इन्हें भी सुन सकते हैं। इससे हमारे क्या हो जाएगा रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? ये है भागीरथी और भिलंगना नदी पे। तो उत्तर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बनाई गई है। ये जो परियोजना है उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से है। इस परियोजना से 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वर्तमान में इससे जो है 6.4 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के अस्थायीकरण के अलावा 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। और इस परियोजना से दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों तथा गांवों के लिए जो है प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल उपलब्ध है। 29 निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये 2014-15 के हिसाब से अभी अब वर्तमान में आप देख लेना कितने यहाँ पे, क्योंकि ब्रिक्स में जो है अन्य यहाँ पे और भी सदस्य देश जुड़े गए हैं, अन्य आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रिक्स जो है विश्व की 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। इस संगठन का प्रथम औपचारिक सम्मेलन 16 मई 2008 को रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था और इसकी स्थापना के समय इसके 4 सदस्य देश थे तथा इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। और 24 दिसंबर 2010 को जो है दक्षिण अफ्रीका के इस संगठन में शामिल होने के पश्चात इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। अब जो वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो ब्रिक्स में अब वर्तमान में कुल देश जो हो गए हैं 10 देश हो गए। ध्यान से सुनना कौन कौन से? ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है ब्रिक्स में 10 देश अब शामिल हो गए हैं। कब? ये वर्तमान में जो है 2010 का आंकड़ा है, सॉरी 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ अच्छा सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की है? तो ये की है फ्रेंड्स आईएमएफ और आईबीआरडी की। किसने? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वर्ष 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन बोनार्ड कोश ने की थी। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ तथा पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक आईबीआरडी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। और इसके तहत दिसंबर 1945 में इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई और इसी कारण इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने जो है आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना की थी और ये 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में आयोजित किया गया था। तो ये यहाँ पे हमने जो है 30 क्वेश्चन देखे, लेकिन अगर आपने देखा होगा मैंने कितने चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किए और कितने अदर फैक्ट बताए, आप देखेंगे इनको अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आपकी जो है 100+ यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये वीडियो जो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपको जो है कैसे थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी आपको। दूसरा आपसे यानी यहाँ पे आपसे कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, केवल आपसे इतना मांगा जा रहा है कि आप एक लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दूसरा आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो है यहाँ पे
शेयर जरूर कर देना, और यहाँ पे वीडियो कैसे लगी वो आपको जो है कमेंट में जरूर बतानी है। इससे एक नया मोटिवेट मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट यहाँ पे मिलता है। तो थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।